मनुष्य में पोषण स्टार्ट करने के लिए पहला स्टेप था अंतर्ग्रहण यानी कि इंजेशन। इंजेशन में क्या था, तो भोजन को ग्रहण करना इंजेशन कहलाता है। मनुष्य भोजन को किससे ग्रहण करता है, मुंह से ग्रहण करता है, यानी मनुष्य में अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है पोषण का, पाचन यानी डाइजेशन। डाइजेशन जब हम पढ़ना चालू किए तो डाइजेशन टॉपिक पे आके अटक गए, कहाँ से कि डाइजेशन मनुष्य में बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये क्यों ऐसा होता है, देखिए मनुष्य जो है ना कुछ भी खा लेता है, कभी शाकाहारी रहेगा कभी मांसाहारी, मतलब सर्वाहारी है मनुष्य, तो कुछ भी खा लेगा, ढेर खाना खाता है। तो ढेर खाना को पचाने के लिए एगो सिस्टम चाहिए, एगो मशीन चाहिए। तो उस मशीनरी को हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, यानी कि पाचन तंत्र बोलते हैं। तो उसी पाचन तंत्र का एक भाग है आहार नाल यानी एलिमेंट्री केनाल। पाचन तंत्र हम बताए थे दो हिस्सों से मिलकर बना हुआ है, एक एलिमेंट्री केनाल और एक पाचक ग्रंथि यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड। इन दो भागों से मिलकर के ये बना हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, आज हम आहार नाल के भाग के बारे में पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, पूरा डीपली पढ़ेंगे, कैसे भोजन पचता है, हमारे अंदर खाना खाते हैं तो क्या क्या होता है प्रोसेस, इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हम दांत के बारे में भी डिस्कस किए हुए थे कि हमारा दांत जो होता है गर्तदंती होता है। गर्तदंती का मतलब धंसा हुआ होता है मुंह में, इसलिए दांत को हम क्या बोलते हैं, ये गर्तदंती है। हमारा दांत क्या है, विषम दंती है, यानी हमारा दांत जो है कई प्रकार का होता है, 4 प्रकार का बताए थे, कृंतक, रदनक, अग्रचवड़क और चवड़क, यानी कि इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 प्रकार के दांत बताए थे। ये प्रकार जो होते हैं इसी की वजह से दांत को बोला जाता है कि विषम दंती है, मतलब अलग अलग प्रकार के दांत हमारे मुंह में पाए जा रहे हैं। ठीक, इसीलिए विषम दंती। हमारे पूरे जीवन में दांत जो है 2 बार आते हैं, एक बार बच्चे रहते हैं तब आते हैं, एक बार एडल्ट हो जाते हैं तब आता है दांत। तो हमारे जीवन काल में 2 बार दांत आता है, इसलिए हम खुद को बोलते हैं कि हमारा दांत जो है द्विबार दंती है, यानी 2 बार आता है। ठीक, दांत का सूत्र बताए थे 21-23/21-23 × 2। फिर बच्चों के दांत का सूत्र बताए थे 2102/2102 × 2, यही बताए थे। फिर उसके बाद कहे थे कि बच्चों का दांत जो होता है दूध का वो 20 ही होता है। हमारे अंदर जो एडल्ट हो जाते हैं उनके अंदर कितना दांत होता है, तो 32 होता है। लेकिन जो दूध का दांत होता है, जिसको दूधा दांत बोला जाता है, वो कितना होता है, तो वो 20 ही होता है बच्चों में। ठीक, अब चलिए, अभी हम मुंह में दांत के बारे में केवल पढ़े थे। हम समझे थे कि एलिमेंट्री केनाल क्या है, तो मुंह से लेकर के और गुदा द्वार तक जो सिस्टम होता है, जो पाइप होता है, उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री केनाल। आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ से मुंह से लेकर के और यहाँ तक एनस तक का जो पार्ट है, जो नली आया हुआ है मुंह से लेकर के और एनस तक, वो नली क्या है, एलिमेंट्री केनाल यानी आहार नाल है। अब इसमें हम पार्ट बताए थे कि ये जो मुंह है, जिस छेद से, जिस रास्ते से हम भोजन को मुंह के अंदर रखते हैं, उस रास्ते को मुख बोलते हैं। यहाँ से ये रास्ता क्या है, मुख है। जो मुंह के अंदर जगह है, जगह जो कैविटी है, जो खाली जगह है जहाँ जीभ रहता है, उसको क्या बोलते हैं, मुख गुहा बोलते हैं, यानी ओरल कैविटी बोलते हैं या बक्कल कैविटी बोलते हैं। इसी में भोजन आता है, चबाया जाता है, इसी में दांत होता है, दांत भोजन को पीसता है, थुरेगा कुचेगा, जीभ उसको पूरा लार में लभेड़ देगा, अच्छे से समझ रहे हैं, सबको मिला देगा, एक लेई बना देगा, बस। ठीक, यहीं तक पढ़े थे, दांत के प्रकार पढ़े थे। अब जो लार होता है ये भी एक एंजाइम है, यहां से हमको शुरू करना है आज। तो देखिए, हमारे मुंह में क्या होता है, लार ग्रंथियां होती हैं। कितनी लार ग्रंथियां होती हैं, पूरे मुंह में 6 लार ग्रंथियां होती हैं, यानी जोड़ी बनाएंगे तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। जैसे हम एक जोड़ी चप्पल पहनते हैं और 2 चप्पल पहनते हैं, संख्या में कितना है, तो 2, और जोड़ी में तो 1, यानी 2 को मिला करके 1 बोला जाता है। वैसे ही हमारे मुंह में 6 लार ग्रंथियां होती हैं। ये लार ग्रंथियां क्या है, लार को बनाने वाला कोई अंग है, ऐसे गोल गोल अंग होगा, समझ सकते हैं, इसे इस टाइप का अंग होता है। ठीक, ऐसे, ठीक, इतना बड़ा बड़ा नहीं होता है, वैसे मतलब इसका आकार फिक्स नहीं होता है, ऐसे ऐसे आप देखेंगे आकार तो वैसे मतलब इरेगुलर टाइप का होता है। तो हमारे मुंह में 6 लार ग्रंथियां होती है, यानी 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। 3 इधर, जो इधर एक चटकर मारे, इधर एक चटकर मारे, इधर 3। ठीक, दोनों तरफ 3-3 लार ग्रंथियां। कहाँ, एक कान के पास, यहाँ पे एक लार ग्रंथि होती है, फिर एक यहाँ पे लार ग्रंथि होती है, और एक यहाँ पे लार ग्रंथि होती है। 3 इधर, फिर वैसे 3 इधर एक यहाँ पे कान के पास, फिर यहाँ पे एक, और फिर यहाँ पे एक।
ये तीन तीन दोनों तरफ लार ग्रंथियां होती है, यानी कि हमारे अंदर 2 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। तो आप यहां से लिखिएगा, पहला मनुष्य के अंदर, मनुष्य के मुख में, मनुष्य के मुख में या मुख गुहा में लिख लीजिएगा, आप मुख गुहा कर लीजिएगा। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। लार ग्रंथि मतलब थूक बनाने वाला फैक्ट्री है ये, समझ में आया, थूक बनाने वाला, लार ग्रंथियां होती हैं। ठीक, ये क्या करती हैं, ये लार का श्रावण करती हैं। श्रावण करने का मतलब अपने अंदर से बना बना निकालती रहती हैं, बस। ठीक, अब लार जो होता है ये एक एंजाइम है, एंजाइम का मिश्रण है। क्या है, एंजाइम का मिश्रण है। देखिए हमारे पूरे शरीर में हम आपको बता देते हैं मेनली कितने एंजाइम पाए जाएंगे। पहला होगा एमाइलेज, एमाइलेज, ठीक, एमाइलेज। ये क्या करेगा, ये जो है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। ध्यान से समझिएगा बाबू, ध्यान से, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। दूसरा एंजाइम होगा लाइसोजाइम, लाइसोजाइम हम मेन एंजाइम बता रहे हैं, ठीक, लाइसोजाइम। ये क्या करेगा, वसा का पाचन करेगा। सॉरी, ये क्या करेगा, ये बैक्टीरिया को मारता है, भोजन से बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया को किल करेगा। तीसरा एंजाइम हमारे शरीर के अंदर, अभी पूरा एलिमेंट्री कैनाल का ही हम एंजाइम बता रहे हैं, पूरा यहाँ से मुंह से लेकर के पूरा एनस तक जितना एंजाइम पाया जाता है सबके बारे में बता रहे हैं। देखिए ये एक एंजाइम हो गया। दूसरा एंजाइम, हम एक जगह एंजाइम का नाम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप याद कर लें। एमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। लाइसोजाइम क्या करेगा, बैक्टीरिया को मारेगा। तीसरा है लाइपेज, लाइपेज जहां दिखेगा, लाइपेज, देखिए वसा जो होता है वो लसर लसर टाइप का होता है। लसर लसर टाइप का मतलब समझते हैं, जैसे घी वो होता है वो एकदम लसर लसर टाइप का होता है, तेल जो होता है एकदम चिपचिपा होता है, तो उसी को बोलते हैं क्या कि ये वसा है। तो लाइपेज जो होता है, ल से समझ में आ रहा है ना, ल से मतलब कि वसा जो होता है थोड़ा थोड़ा लसा होता है, मतलब कि चिपचिपा होता है। वैसे ही लाइपेज जो होता है उसका पाचन करता है, तो वसा का पाचन, वसा मतलब होता है तेल घी आदि, वसा का पाचन ये लाइपेज करेगा। चौथा क्या है, तो चौथा में आता है प्रोटीन पाचक एंजाइम, प्रोटीन पाचक एंजाइम। अभी 3 गो एंजाइम है, पाचक एंजाइम, प्रोटीन पाचक एंजाइम। देखिए ये 3 गो एंजाइम है। प्रोटीन पाचक एंजाइम जो है ना 3 एंजाइम है। कहाँ से कि प्रोटीन जो है बड़ा सा मॉलिक्यूल है। पहले कैसे रहता है, देखिए प्रोटीन इस तरह का इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, ऐसे रहेगा ये वो चैन, फिर मान लीजिए इसे दूसरा चैन, फिर तीसरा चैन, ऐसे रहता है। यहाँ से मान लीजिए जुड़ गया, फिर कहीं से यहाँ से एक चैन जुड़ गया, यहाँ से एक चैन जुड़ गया, यहाँ से एक चैन जुड़ गया, ऐसे जुड़ जुड़ के रहता है। तो प्रोटीन जो है बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको तोड़ना पड़ता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल में। तो इसको तोड़ने के लिए कई बार इस पे एंजाइम छिड़कना पड़ता है। बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, छोटे टुकड़ों में कई बार करके तोड़ना पड़ता है। तो प्रोटीन जो पाचक एंजाइम है, प्रोटीन का पाचन करने वाला, जो कि दाल में मिलता है, प्रोटीन अंडे में मिलता है, उसका पाचन करने वाला एक होता है पेप्सिन, पेप्सिन। दूसरा होता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। तीसरा होता है पेप्टाइड, पेप्टाइड। ठीक, ये 3 एंजाइम है प्रोटीन पाचक एंजाइम। अब ये जो है कैसे याद रखेंगे, पीटीपी याद रखिएगा, पीटीपी, पीटीपी, पीटीपी से प्रोटीन पाचक एंजाइम, पीटीपी से प्रोटीन पाचक एंजाइम, पी से पेप्सिन, टी से ट्रिप्सिन, पी से पेप्टाइड, पी से पेप्सिन, पी से टी से ट्रिप्सिन, पी से पेप्टाइड, पी से पेप्सिन, टी से ट्रिप्सिन और पी से पेप्टाइड। पीटीपी से याद रखिएगा, प्रोटीन पाचक एंजाइम पीटीपी। ठीक, याद रखिएगा, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्टाइड, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और पेप्टाइड। ठीक, अब देखिए ये जो है ये सभी एंजाइम हैं, याद रखिएगा कि ये क्या है, तो ये एंजाइम है हमारे शरीर के अंदर। इतना ही एंजाइम होता है। आप चाहें तो इसका सबका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। कहाँ से कि अब हम मिटा करके चल रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर बनाने। हम थोड़ा सा इस स्लाइड को हटा दें, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके बाद समझते हैं। देखिए
हम एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके बाद समझेंगे जो इमेज लाए थे उसी को बनाना है। कैसे बनेगा ये एलिमेंट्री कैनाल, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आर्ट नहीं बनाने आता है, बस गोजिए हमारे साथ, बस गोजिए और चैट वेट मत कीजिए, बस गोजते रहिए, ठीक। हमको भी वैसे आर्ट नहीं आता है, हम कैसे भी बना रहे हैं, तो हमारे आर्ट का मजाक वजाक नहीं बनाना है, ठीक। ये मान लीजिए कोई आदमी है कि नहीं, जानवर उनवर नहीं दिख रहा है आपको, आदमी दिख रहा है, आदमी है, ठीक। मान लीजिए हम ही हैं, लेकिन हम तो इतने मोटे नहीं है यार, मोटा टगरा ये आदमी लग रहा है थोड़ा सा, हम नहीं है, रहने दीजिए, हमको मत लीजिए, मोटा मोटा तगड़ा आदमी लग रहा है, ठीक। अब देखिए ये जो है आदमी है, अब इसके अंदर के पार्ट पुर्जे को हम देखते हैं। इसके अंदर पार्ट पुर्जा है, कैसा पार्ट पुर्जा है देखिएगा, देखिए ऐसे बनाते जाइए, ठीक। हमारे साथ साथ बनाते जाइए, अभी हम नामकरण आपको करवा देंगे सबका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक। हमको भी आर्ट उर्ट नहीं आता है, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है। हम स्लाइड लगा देंगे तो अभी ये दिखेगा ही नहीं, ये जो हम बना रहे हैं वो नहीं दिखेगा, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम स्लाइड नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाइए इसको, ठीक। यहाँ से ये बड़ी आंत बन रहा है, पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए, सब अभी हम समझाएंगे, आपको ही बनाने के लिए आएगा इसीलिए हम बनवा रहे हैं, नहीं तो हम इमेज लगा देते हो गया होता हमारा काम, हमको बनाने का ज़रूरत क्या है, चाहे पहले से बना के लाए होते बोर्ड पे समझा देते, आपको ज़रूरत पड़ने वाला है इसीलिए हम बना रहे हैं, ठीक। साथ साथ इसीलिए बना रहे हैं, नहीं तो हमको ज़रूरत नहीं है बनाने का, हम मेहनत कर रहे हैं इसलिए आप लोग भी कीजिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है सफलता का, सफलता हमेशा समय मांगती है, मेहनत मांगती है। बायोलॉजी पढ़ना है तो फिगर तो बनाना पड़ेगा, आशा है कि आपको दिख रहा होगा सब कुछ, ठीक। ऐसे हमको आर्ट उर्ट नहीं बनाने आता है, बस हम भी बना दे रहे हैं, बस हल्का सा, अभिनय करिएगा, इसमें फीस मत निकालिएगा, कैसे भी खींच दिए बस, ठीक। ये बनाने की ज़रूरत हमको भी नहीं होती, हम ऐसे ही समझा देते हैं, अच्छा है पहले से बना के ला के समझा देते हैं, ये आपके पेपर में आएगा बनाने के लिए, इसलिए हम आपको साथ साथ बनवा रहे हैं, देखिए कैसे हम बना रहे हैं, वैसे ही आप भी बनाइए इसको, ठीक। ऐसे ही आप भी इसको बना सकते हैं, ये जो है इसको तो कैसे भी बना दीजिए, कोई मतलब नहीं बनता है, बहुत घिकुराया हुआ होता है, ये आंत जो है छोटी आंत बहुत घिकुरा हुआ होता है, घिकुरा हुआ का मतलब समझते हैं, बहुत ज़्यादा मुड़ा तुड़ा रहता है, इसको हम बना ही नहीं सकते हैं, कैसे बना पाएंगे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा बनाना, तो ये ऐसे होता है। अब ये जो है अदमिया थोड़ा सा इधर रहेगा, इसका पिछला पार्ट थोड़ा सा कम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी बना सकते हैं, ठीक। देखिए अब यहाँ पे रहता है एक चीज़, लीवर कहाँ पे रहता है, यहीं पे जस्ट रहता है,
ऐसे ही रहता है। इसका दो लोब होता है। अभी लोब के बारे में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ पे ऐसे होता है पैनक्रियाज। ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हम बना रहे हैं। ठीक, ये पैनक्रियाज हो गया। बस यही बनाना है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, और कुछ नहीं बनाना है। बस इतना ही बनाना है। आप चाहें तो बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट तो नहीं लेके रखिए, सिंपल सा हम जैसे बनाए हैं वैसे बना लीजिए। यहाँ पे चलिए नोमेनक्लेचर इसका करते हैं, यानी नामकरण करते हैं। ये जो है ये क्या है? मुख है। मुख है। ये क्या है? नासा छिद्र है। नासा छिद्र। नाक का छेद है, दूगो नाक का छेद, समझ रहे हैं? उसी को नासा छिद्र बोल रहे हैं। अब मुंह का जो छेद है उसको क्या बोल रहे हैं? मुख बोल रहे हैं। ये क्या है? अंदर जो खाली जगह है इसको बोल रहे हैं मुख गुहा। मुख गुहा, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। ये क्या है? तो ये है, ये जो जगह है इसको बोलते हैं फेरिंग्स, यानी कि ग्रसनी। ग्रसनी। ये क्या है? इसको बोलते हैं ग्रसिका या खाद्य नली। ग्रसिका, ओसोफेगस या खाद्य नली। खाद्य नली। ठीक, सबका नामकरण करते जाइए। अभी एक एक करके सब कुछ हम समझाएंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है। ये क्या है? इधर जो निकला ये फेफड़ा में चला जाएगा। देखिए यहाँ से दूगो नली निकला हुआ है। गठैया से नली जो होता है दूगो हो जाता है। एगो आगे जो हमको दिखता है ना, इस सांस वाला नली है, जो ऐसे टाइट टाइट हमको नली दिखता है, इस सांस वाला नली है। इसके पीछे खाना वाला नली होता है, इसके जस्ट पीछे खाना वाला नली होता है, जो कि पेट तक जाता है। तो ये जो है ये सांस वाला नली आगे है। यहाँ पे एक चीज लगा होता है इपीग्लॉटिस। ये क्या है? इपीग्लॉटिस है। ब्लैक कलर से हम बनाए हैं थोड़ा। एपीग्लॉटिस। 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 ठीक, अब इसके आगे क्या है? तो ये है अमाशय। अमाशय, इसको स्टमच बोलते हैं। ये क्या है? लीवर यानी यकृत या जिगर इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे जिगर के टुकड़े हो आप लोग। ठीक, ये क्या है? ये जो है गाल ब्लेडर, इसको गाल ब्लेडर बोलते हैं, मतलब कि पित्ताशय बोलते हैं। पित्ताशय। ठीक, ये क्या है? अग्नाशय है। अग्नाशय। ठीक, यहाँ से शुरू हो जाती है, जस्ट पेट खत्म होता है, यहाँ से शुरू हो जाता है क्या? छोटी आंत। तो ये पूरा जो है ये पतला सा जो पाइप ऐसे मुड़ा तुड़ा दिख रहा है, ये छोटी आंत है। तो यहाँ से ये लिख लीजिएगा, ये होता है, इसको बोलते हैं डेडुनम, डुओडेनम। 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 ये जो ऊपर वाला पार्ट है छोटी आंत का, जो बड़ी आंत से ऊपर है, उसको डुओडेनम बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? ग्रहणी। ग्रहणी। इंग्लिश में डुओडेनम और हिंदी में ग्रहणी। बीच का पार्ट जो होता है इसको जेजुनम बोलते हैं। तो हम बीच का पार्ट यहाँ से लिख दे रहे हैं जेजुनम। जेजुनम। इसको बोलते हैं इलियम। जो लास्ट पार्ट है इसका, इसको बोलते हैं इलियम। इलियम। देखिएगा मंत्र मंत्र में गलती होगा, हमारा दोष नहीं। ठीक, तो छोटी आंत के 3 पार्ट। अब इन सब को मिला करके हम क्या बोल देते हैं? इन तीनों पार्ट को मिला करके छोटी आंत, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत। ये क्या है? तो ये बड़ी आंत है। ये सब भाग जो है हम आपको समझा चुके हैं पिछले लेक्चर में। बड़ी आंत। ठीक, ये क्या है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। मंत्र गलती होगा, फिर कह रहे हैं, हमारा दोष नहीं। ये जो जहाँ छोटी आंत बड़ी आंत से मिल रही है इसको बोलते हैं सिकम।
सीकम, इस जगह को क्या बोलते हैं? सीकम। ठीक, ये क्या है? ये जो है मलाशय है, यहीं पे हमारा मल आकर के एकत्रित होता है। मलाशय, भोजन के पचने के बाद जो अपच पदार्थ बचता है वो मल होता है, और वो मल यहाँ पे आके एकत्रित होता है। और ये जो है ये है गुदा द्वार, गुदा द्वार, एनस जिसको बोलते हैं। ठीक, ये आपको दिख नहीं रहा है? नहीं दिख रहा है क्या? थोड़ा सा हम ऊपर ही इसको लिख लेते हैं, इधर तीर लगाइए, इधर लिखते हैं गुदा द्वार, गुदा द्वार। ठीक, अब तो दिख रहा है, अब दिख रहा है, पक्का दिख रहा है अब तो। ठीक, तो ये इतने पार्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है। शुरू से लेकर के अंत तक भोजन को खाएंगे, एक कवर उसको पचाते चले जाएंगे, और कहाँ तक लाना है? गुदाद्वार तक लाना है। और देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि पाचन इसमें कैसे हो रहा है। धीरे 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 भोजन को नीचे लाना है सरकाते हुए। ठीक, चलिए देखिए, पहला, जब भोजन मुख में आता है, मुंह में आता है, तो हम दांत से उसको कुचते हैं, थूरते हैं, पीस देते हैं एकदम। उसके बाद उसमें लार मिल जाता है। और लार का क्या काम होता है? देखिए, लार में हमको मेनली क्या क्या मिलता है? लार के जो घटक होते हैं, और पाचन किसका करते हैं? पाचक पदार्थ। पाचन लिख लीजिए, पाचन किसका होता है? देखिए, लार के घटक। घटक का मतलब कि लार किससे किससे मिलकर के बना है? लार जो है एंजाइमों का मिश्रण है। ये लार जो है एक एंजाइम नहीं है। लार क्या है? एक एंजाइम नहीं है। इसको बोलते हैं, पहला एंजाइम का नाम है सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, एमाइलेज, या इसी को बोलते हैं टाइलिन। थोड़ा सा लाइट चला गया, अभी देखिए, अभी चलेगा लाइट, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लगाए हैं लाइट, उतना उतना के लिए चलेगा। थोड़ा सा ये भी अपना पहले जलवा दिखाता है, समझ रहे हैं? थोड़ा सा जलवा ये भी अपना दिखा लें। अभी सही से चल नहीं रहा है, आ गया लाइट भी। चलिए देखिए, ये जो है टाइलिन, सलाइवरी एमाइलेज को क्या बोलते हैं? टाइलिन, टाइलिन। ठीक, लिखते जाइएगा हमारे साथ, वैसे तो थोड़ा थोड़ा हमारा राइटिंग भी वैसे ही है। चलिए हम एक बार और लिख दे रहे हैं, सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, एमाइलेज, जिसको हम क्या बोलते हैं? टाइलिन, टाइलिन। गलती होगा वर्ड तो हमारा दोष नहीं है, ठीक ना? कैसे कि बुक से मिला करके आप लिख लीजिएगा, वैसे सही लिखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन होता है, यह यहाँ पे होता है बस, टाइलिन। अभी लिखे भी थे यह, ठीक, टाइलिन। दूसरा इसमें एंजाइम क्या होता है? दूसरा एंजाइम होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। तीसरा एंजाइम होता है, इसमें एंजाइम नहीं होता है, एक म्यूकस होता है। म्यूकस क्या है अभी हम आपको बता रहे हैं। लार किससे किससे मिलकर के बना हुआ है? तो 4 चीजों से मिलकर के बना हुआ है, और जल होता है, जल यानी पानी। देखिए, 2 गो लार में एंजाइम होंगे सब, और 2 ठे एंजाइम नहीं, एक म्यूकस एक जल है, मतलब कुछ घटक हैं, कुछ पार्ट हैं लार के। देखिए पहले समझिए, सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन ये क्या करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? चावल में, रोटी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, मीठा पदार्थ जो भी होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? एमाइलेज। अभी बताया है एमाइलेज के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, अभी लिखवाए थे आपको, एंजाइम में लिखवाए थे कि नहीं? तो मुंह में, लार में कौन कौन सा एंजाइम बाबू? 2 गो एंजाइम पाया जाता है, और 2 गो उसके घटक, जल और म्यूकस। जल और म्यूकस तो एंजाइम नहीं है। ठीक, तो देखिए, सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन, सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन जो होता है, दोनों मतलब एक ही एंजाइम का नाम है। टाइलिन के नाम से भी जानते हैं और एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं। सलाइवरी क्यों बोल रहे हैं? कैसे कि ये हमारे सलाइवा में पाया जा रहा है, हमारे लार में पाया जा रहा है। तो हमारे लार में एमाइलेज है, उस एमाइलेज को हम क्या बोल रहे हैं? सलाइवरी एमाइलेज, यानी कि एमाइलेज वही एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। तो ये जो एंजाइम है ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक, टाइलिन वही है। और लाइसोजाइम, लाइसोजाइम क्या करता है? तो लाइसोजाइम अभी बताया है, भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को मारता है। भोजन में बैक्टीरिया को मारता है।
बैक्टीरिया, वैसे बैक्टीरिया गलती लिखे हैं, आप सही कर लीजिएगा, बैक्टीरिया को मारता है। हमको असकत लगता है मिटाने में ना जी, इसीलिए नहीं लिखते हैं सही। तीसरा क्या है, म्यूकस। ये क्या करता है, देखिए म्यूकस जो है ना भोजन को लेवरी बनाता है। लेवरी का मतलब समझते हैं, स्लिपरी बनाता है। स्लिपरी का मतलब समझते हैं ना, फिसलने लायक। तो उसको लुब्रिकेशन कौन देता है, जैसे मशीन वशीन में हम मोबिल डालते हैं, ग्रीस डालते हैं, जिससे उसमें लुब्रिकेशन आ जाए, फिसलन आ जाए, जिसके वजह से मशीन स्मूथली चल सके। वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में लुब्रिकेशन का जो मोबिल और ग्रीस है उसका काम कौन करता है, ये म्यूकस करता है। जहां भी म्यूकस आएगा ये लुब्रिकेशन ही देगा, हर जगह लुब्रिकेशन ही देगा। समझ में आया, या तो भोजन को नम करेगा या लुब्रिकेशन देगा। लुब्रिकेशन का मतलब भोजन को चिपचिपा बनाता है, स्लिपरी बनाता है, ताकि भोजन मुंह से सरक करके पेट में चला जाए। ठीक, तो ये म्यूकस जो है ये क्या करता है, म्यूकस क्या करता है, भोजन को नम बनाता है। भोजन को क्या बनाता है, भोजन को चिकना बनाता है। चिकना मतलब स्लिपरी, ठीक, चिकना बनाता है। ये जो जल है, जो लार में हमारे पानी पाया जा रहा है, पानी किससे किससे मिलकर के लार बना है, पानी, म्यूकस, एमाइलेज और लाइसोजाइम, ये चार चीजों से मिलकर के लार बना है। जल क्या करता है, तो भोजन को बस नमी प्रदान करता है, भोजन को गीला कर देता है, भोजन को भे देता है। समझ रहे हैं, तो भोजन को भेने का काम, खाना को भेने का काम कौन करता है, जल। तो भोजन को नम बनाता है, गील बनाता है। समझ रहे हैं, भोजन को नम बनाता है, नम बनाता है। तो ये हमारे लार के काम हो गए। यहाँ पे हमारा मुंह में भोजन का पाचन हो गया। कितना पाचन हुआ है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसमें करता है, तो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोस नामक शर्करा में बदलता है। माल्टोस शर्करा इसको बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज शर्करा में बदलने का काम सलाइवरी एमाइलेज करता है। माल्टोस क्या है, ये भी शर्करा है जो कि मीठा शर्करा है। तो ये कार्बोहाइड्रेट सीधा सीधा मीठा नहीं होता है। जब हमारे मुंह में भोजन कुछ देर कुचाता है तो माल्टोस शर्करा में बदलने लगता है, और माल्टोस शर्करा मीठा होता है। इसीलिए रोटी जब कुछ देर तक कुचते रहेंगे तो मीठा लगने लगेगा। समझ में आता है, तो इसीलिए रोटी मीठा लगता है। पहले तो लोग भूसी का रोटी खाते थे, उसमें स्टार्च होता है। स्टार्च जो है प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जब माल्टोज शर्करा में बदलता था तो बहुत मीठा लगता था, बहुत अच्छा रोटी उसका लगता था, भूसी का, जो गेहूं का भूसी होता है। समझ में आ रहा है। वैसे कभी एक बार हम भी खाए थे, तो वही थोड़ा सा उसका स्वाद याद है। ठीक, देखिए, तो ये जो है, ये कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज शर्करा में बदलता है, सलाइवरी एमाइलेज। और लाइसोजाइम भोजन में से बैक्टीरिया को मारता है। म्यूकस भोजन को चिकना बनाता है, सरकने लायक बनाता है। भोजन में जो चिपचिपापन आता है किसके कारण आता है, म्यूकस के कारण आता है। जल जो है भोजन को नम बनाता है। तो ये हमारे लार का काम हो गया। अब आगे चलिए, आगे क्या होता है, भोजन मुंह में पच गया, मुंह गुहा में पच गया। अब देखिए, अब ये जो है मुख जो है कहाँ पे जाके खुलता है, कीप के आकार का। यहाँ पे एक कुप्पी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसमें से दो गो नली निकला हुआ है, एक सांस वाला और एक भोजन वाला। एक कुप्पी दिख रहा है जिसमें सांस आके, नाक से सांस आके गिर रहा है और भोजन आके गिर रहा है उस कुप्पी में, कीप में। समझ में आ रहा है। और इस कीप का दो मुंह निकला हुआ है, एक सांस का और एक भोजन का। ऐसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो वही यहाँ पे दिख रहा है। तो ये कीप के तरह का स्ट्रक्चर जो है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ से, जहाँ से ये दोनों ओपन हुए हैं, नासा छिद्र और भोजन का जो मुख गुहा है ये ओपन हुआ है, इसको बोलते हैं ग्रसनी, यानी कि फैरिंग्स। तो अब लिखिएगा ग्रसनी। ग्रसनी क्या है, ग्रसनी जिसको हम बोलते हैं फैरिंग्स। ये कल हम सारा पार्ट का नाम लिखवा चुके हैं, बस यहाँ पे लेवलिंग किए हुए हैं। हम सारा पार्ट जो है आपको दिखाए भी थे कि ग्रसनी क्या होता है। यहाँ पे देख भी लीजिए आप, ग्रसनी क्या होता है। देखिए यहाँ तो ये तो लार वाला जो ग्रंथि है, लार ग्रंथि, ये तीनों है, देख रहे हैं। ये लड़कियां के इधर या इस कान के पास है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, देख रहे हैं कि नहीं। तो ये जो है तीनों लार ग्रंथि है। आगे ये लीवर है, ये पेंक्रियाज है। देखिए ये जो है हम ग्रसनी का फिगर दिखाए हुए थे, इसमें ग्रसनी आपको दिख रहा है, ये कीप के आकार का खुला हुआ है। एक आगे नली हुआ है जो सांस वाला है, और एक पीछे वाला जो नली है वो भोजन वाला नली है। ठीक, तो ये ग्रसनी हो गया। तो ग्रसनी के बारे में क्या लिखेंगे, मुख गुहा। क्या लिखेंगे, मुख गुहा।
मुख गुहा तथा नासा मार्ग एक कीप के आकार के। नासा मार्ग, देखिए ये नासा छिद्र है और जिस रास्ते से सांस जाएगा वो नासा मार्ग है, समझ में आ रहा है। तो नासा मार्ग एक कीप के आकार के, कीप के आकार के, कीप मतलब जैसे पहले होता था ना ढेबरी, ढेबरी में तेल डालने के लिए कुप्पी का यूज किया जाता था, कीप का यूज किया जाता था। ऐसे रहता था, ऊपर से फैला हुआ मुंह और नीचे पतला, जो पतला मुंह उसका रहता था उसको ढेबरी में डाल दिया जाता था और उसमें तेल डाला जाता था। तो मुख गुहा तथा नासा मार्ग एक कीप के आकार के संरचना में खुलते हैं, जिसे ग्रसनी कहते हैं, जिसे ग्रसनी कहते हैं, जिसे ग्रसनी कहते हैं। ठीक, ग्रसनी में भोजन का पाचन कोई पूछेगा होगा? नहीं होगा, भोजन का पाचन ग्रसनी में नहीं होगा। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इससे जो है दो पाइप आगे चल करके खाद्य नली और श्वास नली में विभाजित हो जाते हैं। ग्रसनी आगे चलकर खाद्य नली या ग्रास नली, खाद्य नली तथा श्वास नली, अभी हम सबके बारे में पढ़ेंगे, इसको ट्रेकिया बोलते हैं, श्वास नली, ये जब हम श्वसन पढ़ेंगे तब, श्वास नली में बंट जाता है। ठीक, श्वास नली और खाद्य नली में बंट जाता है। ये देख रहे हैं दो नलियों में बंट गया है। लेकिन होता क्या है, होता ये है खाना और भोजन दोनों एक ही चीज़ है यार। भोजन और सांस दोनों एक ही नली में चला जाएगा। मान लीजिए खाना जो है सांस नली से इसमें चला है, फेफड़ा में, फेफड़ा करते करते पूरा थक जाएगा और मृत्यु हो जाएगी हमारी, हम मर जाएंगे, समझ रहे हैं, खोखते मर जाएंगे। कहाँ से कि फेफड़ा में होती चूंकि खरपतवार चला जाए तो खोखते उसको बाहर निकालता है। काहे के लिए खांसी आती है? ताकि जो भी कचरा है बाहर निकल जाए। तो फेफड़े में हवा के अलावा कुछ नहीं जाना चाहिए। और जो सांस नली है कहाँ जा रहा है? फेफड़ा में जा रहा है। तो फेफड़ा में हवा के अलावा कुछ नहीं जाना चाहिए। मतलब एक चावल का दाना भी अगर गलती से चला जाएगा, हुमच के फेफड़ा मारेगा ऊपर की तरफ और वो चावल का दाना बाहर निकल जाएगा, समझ रहे हैं। तो अब ये भोजन जो है जा रहा है इस कुप्पी में, तो किसी में भी जा सकता है भोजन का मन, जिधर भी चला जाए, आगे वाले में भी जा सकता है, पीछे वाले में भी जा सकता है, दोनों में चला जा सकता है कि नहीं। तो अब यहाँ पे एक गड़बड़ चीज हुआ, तो इसके लिए भगवान ने यहाँ पे एक दरवाजा लगाया, और वो दरवाजा किसका था? कार्टिलेज का था। कार्टिलेज क्या होता है? जैसे ये कान की हड्डी जो है ये कार्टिलेज है, ये इसको हड्डी वैसे नहीं बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये कार्टिलेज है। मतलब ऐसी हड्डियां जो फ्लेक्सिबल होती हैं, जो मुड़ तुड़ जाती हैं, उनको कार्टिलेज बोलते हैं। तो इसी तरह का एक हड्डी होता है, एक कार्टिलेज होता है हमारे गले में, यहाँ पे ऐसे जो फूला हुआ स्ट्रक्चर है ना, इसी के ऊपर होता है, इसको लैरिंग्स बोलते हैं, जिससे हम आवाज निकालते हैं। उस आवाज वाले मतलब ये जो साउंड बॉक्स है, इस साउंड बॉक्स के ऊपर ये दरवाजा होता है। ये कैसे होता है? ऐसे लगा हुआ होता है, और जब भोजन आता है इसे सांस नली को बंद कर लेता है, जब भोजन चला जाता है खुल जाता है, जब भोजन आता है बंद कर लेता है, जब भोजन नहीं आता है तो ये खुला रहता है। तो इसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं। तो क्या कहेंगे कि आगे चलकर खाद्य नली और श्वास नली में बंट जाती है। भोजन को श्वास नली में, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने के लिए, अब ये यहाँ पे क्या आता है ना, अगर आप किसी को याद करने लगेंगे तो याद करते करते दिमाग जो है एपिग्लॉटिस को संदेश देना भूल जाता है। किसी के बारे में सोचने लगेंगे, एकदम शिद्दत से सोच रहे हैं, देख के कल हंसा था, देख के हंसी थी,
सोच रहे हैं, तब तक दिमागवा जो है उसी में भुला जाएगा। एपिग्लोटिस बोलेगा खा रहे हैं और याद कर रहे हैं, एपिग्लोटिस बोलेगा कैनी मुड़ना है, सांस नली बंद करना है, खोलना है, खोलना है, बंद करना है, इसी में कंफ्यूज रहेगा एपिग्लोटिस, और दिमाग उसको उसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं देगा। तो किधर ही वो खुल जाएगा, जब भोजन जाता रहेगा खुल जाएगा, भोजन चला जाएगा फेफड़ा में, एक के बाद खोखने लगते हैं। काहे से कि जो भोजन है वो फेफड़ा में गया, अब फेफड़ा जो है उसको हुमच के मारता है जिससे कि भोजन बाहर आ जाए। तो इसीलिए खाते समय बोला जाता है कोई चीज़ नहीं सोचा जाता है, ना ही बोला जाता है, दिमाग को ज़्यादा खटाया नहीं जाता है, भोजन के ऊपर ध्यान देकर भोजन को खाया जाता है। तो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने के लिए एक कार्टिलेज का दरवाजा पाया जाता है, कार्टिलेज का दरवाजा पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं। ठीक, तो ये जो है ग्रसनी हो गया। अब आता है ग्रास नली। और ग्रास नली क्या है, तो ग्रास नली जो है यही फूड पाइप है। यहाँ से जो ग्रसनी से और पेट तक जो आया हुआ है यही क्या है, फूड पाइप है, ग्रास नली है, जिसको हम ओसोफेगस बोलते हैं। तो अब हेडिंग हमको लगाना है ओसोफेगस। अब इसको हम मिटाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आशा है। फिगर नहीं मिटाएंगे अभी फिगर से ही आपको समझाना भी है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं जो लिखे हुए हैं। देखिए थोड़ा सा ये लंबा जो है लेक्चर होगा, क्योंकि पाचन जो है इसमें पूरा ख़त्म करना है, और हम साथ साथ लिखते भी हैं। लिख के लाए होते तो 10 मिनट लगता है, 10 से 20 मिनट ख़त्म कर दिए होते अभी तक समझा करके। देखिए हेडिंग लगाइए आप, क्या, ग्रास नली या खाद्य नली, ग्रास नली, इसको ग्रसिका भी बोलते हैं, इसको ओसोफेगस भी बोलते हैं, खाद्य नली भी बोलते हैं। तो इसका 2-3 गो नाम है। ये क्या है, तो ये ग्रसनी और अमाशय को एक साथ जोड़ती है। ये अमाशय है यानी पेट है, हमारा स्टमक है, तो स्टमक और ग्रसनी को जोड़ती है यानी फेरिंक्स को जोड़ती है, ये जोड़ने वाली नली है। तो यह ग्रसनी और अमाशय को जोड़ने वाली नली है। क्या है बाबू, नली है, नली, ठीक, नाली मत लिख दीजिएगा, नली है, ठीक ना। अब नाली लिख देंगे तो पेट में नाली आ जाएगा, नली है, ठीक। ग्रसनी और अमाशय को जोड़ने वाली एक नली है। अब ये नली जो होती है इसमें कोई पाचन नहीं होता, ना तो ग्रसनी में पाचन होता है ना तो नली में पाचन होता है। पाचन कहाँ होता है, बस मुंह में होता है। मुंह से पाचन शुरू हो जाता है और कहाँ तक चलता है, एनस तक चलता है। लेकिन यहाँ पे इस ग्रसनी में और ओसोफेगस में पाचन नहीं होता है। तो आपको ऑप्शन में देगा कि कौन ऐसा आहार नाल का कौन ऐसा भाग है जिसमें पाचन नहीं होता है, तो लिख देगा कि ओसोफेगस यानी कि ग्रसिका, ठीक, ग्रसिका या ग्रास नली। तो आप क्या लिखेंगे, आप कहेंगे कि हाँ ग्रसिका या ग्रास नली में पाचन नहीं होता है। ग्रसनी में तो थोड़ा थोड़ा हो भी जाता है, कहाँ से कि इसमें थोड़ा सा लार होता है, वैसे तो थोड़ा थोड़ा इसमें हो भी जाता है, लेकिन ग्रसिका में या खाद्य नली में पाचन नहीं होता है, हल्का सा भी पाचन नहीं होता। क्यों नहीं होता है, देखिए इसमें एंजाइम भी कोई नहीं आ रहा है, इसमें कोई थूरने कुचने वाला है ये नहीं है भोजन को, तो भोजन का पाचन हुआ नहीं हुआ। तो भोजन का पाचन, भोजन के टुकड़े में तोड़ने को हम क्या बोलते हैं, भोजन का पाचन। तो यहाँ पे भोजन बस गति करके ग्रसनी से कहाँ तक जा रहा है, अमाशय तक जा रहा है, तो इसलिए इसमें पाचन भी नहीं होता है। यह जो है यह 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक, 25 सेंटीमीटर आप सीधा लिख लीजिए। यह 25 सेमी लंबी होती है। किस में लंबी होती है 25 सेमी, जो यंग होते हैं, जो अब नहीं कि नाटुर आदमी होगा उसमें जाके ओसोफेगस की लंबाई नापने लगिएगा, तो नाटुर आदमी में कम होगा, तो मतलब हाइट के हिसाब से, मतलब कि मीडियम इंसान में लगभग 25 सेंटीमीटर का होता है। यह 25 सेंटीमीटर लंबी होती है,
भोजन का पाचन, भोजन पाचन नहीं होता है, आप लिख लीजिएगा, ठीक। भोजन का पाचन नहीं होता है। आगे क्या लिखेंगे, इसमें एक गति होती है जिसको बोलते हैं क्रमानुकुंचन गति। क्रमानुकुंचन गति क्या बोलते हैं, इसमें भोजन क्रमानुकुंचन गति द्वारा गति करता है बस। इसमें भोजन क्रमानुकुंचन गति करता है। क्रमानुकुंचन गति करने का मतलब क्या होगा, जैसे सांप ओप को आप देखे होंगे, अगर चूहा चाहे मेढक खा लेंगे तो ऐसे ऐसे फूलते हुए और चला जाता है मेढक चाहे चूहा जो है सांप के अंदर ऐसे फूलता हुआ, ऐसे सिकुड़ता हुआ, मतलब कि पीछे का भाग फूलता जाएगा और इधर का जो खाया है खाने का आगे का भाग सिकुड़ता जाएगा। तो ऐसे फूलता हुआ पीछे से पिचकता हुआ चला जाता है, जिससे कि जो चूहा या मेढक है सांप के अंदर चला जाता है। समझ में आ रहा है? तो वही यहाँ पे क्रमानुकुंचन गति होता है। भोजन जैसे आगे बढ़ता है तो आगे वाला भाग फूलता जाता है और ये पीछे वाला नली का भाग सिकुड़ता जाता है। तो यही जो गति होता है, भोजन को गति कराने की प्रक्रिया यही जो होती है क्रमानुकुंचन गति कहलाती है। ऐसे ऐसे भोजन चलता जाएगा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसी को क्या बोलते हैं, क्रमानुकुंचन गति। अब ये क्रमानुकुंचन गति जो होता है, क्रमानुकुंचन गति, ये क्यों होता है इस नली में? ऐसे डायरेक्ट भोजन चला जाता पेट में, खुला ऐसे नली छोड़ देते पेट में भोजन चला जाता। देखिए इस नलिया को बहुत पतला बनाया गया इसीलिए कि क्रमानुकुंचन गति कर सके। क्यों क्रमानुकुंचन गति कराना है? देखिए अगर भोजन एक के बेर मुंह से पेट में गिरेगा, धड़ाम से पेट दर्द होने लगेगा, होगा कि नहीं? पेट दर्द होने लगेगा। अब भोजन गिरते गिरते पेट में इतना घबाहिर कर देगा पेट को कि पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेगा। इसी वजह से भोजन को क्या किया जाता है, क्रमानुकुंचन गति द्वारा धीरे 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 पेट में लाया जाता है। समझ में आया? तो घोटते होंगे तो आपको मालूम चलता होगा ऐसे। तो कैसे गति हो रहा है? क्रमानुकुंचन गति हो रहा है। समझ में आ रहा है? क्रमानुकुंचन गति हो रहा है। तो भोजन इसमें क्रमानुकुंचन गति द्वारा आगे बढ़ता है। ठीक, अब क्या होता है, अब आता है आमाशय। और अब हेडिंग लगाइए आमाशय। अब इसके बारे में हमको पढ़ना है। आमाशय जिसको हम बोलते हैं स्टमच, आमाशय। हम इसका भी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, हम अंग्रेज नहीं है, वैसे लिखना चाहिए हमको आप लोग को लिखवाने के लिए, लेकिन आप लोग का भी तो कोई काम बनता है तो लिखिए इंग्लिश इसका सबका। ठीक, देखिए अब आमाशय जो है, आमाशय कैसा हमको दिख रहा है, ये हमको जे टाइप का कुछ हल्का हल्का दिखता है। देखिए हम फिगर दिखा रहे हैं थोड़ा सा आपको नहीं दिखा देते। देखिए थोड़ा सा जे टाइप का स्ट्रक्चर इसका दिख रहा है कि नहीं? तो यह एक जे टाइप का स्ट्रक्चर है। ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। क्या है बाबू? ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। जो आहार नाल जो हमारे अंदर नली मुंह से लेकर के और एनस तक आई हुई है, उसका सबसे मोटका भाग क्या है? आमाशय है। फूला हुआ भाग क्या है? आमाशय। तो ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है जो कि जे के आकार का होता है। और ये किधर होता है? तो हमारे बाईं तरफ होता है, इस तरफ होता है। ठीक, बाईं तरफ होता है, ऐसे जाता है ऐसे। ठीक, जे तरफ ऐसे, थोड़ा सा हम स्लाइड हटाते हैं, ऐसे जाता है ऐसे हो जाता है। ठीक, जे का फिर यहाँ से छोटी आंत निकलती है। तो ये जो है हमारे बाईं तरफ होता है, बाईं तरफ होता है। समझ में आया? बाईं तरफ। तो ये आमाशय जो होता है जे के आकार का होता है, हमारे बाईं तरफ होता है। अब ये कहाँ होगा? तो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में। ये नहीं कि अब मान लीजिए हम तो ऐसे देख ही नहीं रहे हैं पूरा, तो मान लीजिए ये हमारा यहाँ तक फेफड़ा आ रहा है, यहाँ तक फेफड़ा आ रहा है ना। अब फेफड़ा के नीचे तो पेट है, फेफड़ा के नीचे तो पेट है। तो फेफड़ा के नीचे अभी एक चीज़ होता है, एक मसल होता है ऐसे, जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। अगर उस पर किसी को मार दीजिएगा, उस पर चोट लग गया ना तो मर जाएगा, कहाँ से कि सांसें नहीं ले पाएगा। तो डायफ्राम के ठीक नीचे जो सांस लेने वाली मसल है डायफ्राम, जैसे देखिए ये मनुष्य जो है ना, इसके यहाँ पे एक डायफ्राम होगा ऐसे। ठीक, ऐसे बना देंगे, अभी फिगर वगैरह आ जाएगा इसीलिए नहीं बना रहे। तो डायफ्राम जो होता है इसे ऊपर नीचे होता है, जिससे कि हमारा फेफड़ा पंप करता है हवा को। ठीक, तो ये जो डायफ्राम होता है इसके ठीक नीचे एब्डोमिनल कैविटी होती है। एब्डोमिनल कैविटी का मतलब जिसको हम बोलते हैं ये हमारा पेट है, इसे बोल देते हैं ये हमारा पेट है। ये पेट नहीं है, एब्डोमिनल कैविटी है, मतलब जिसमें हमारा आमाशय है, पेट है, जगह है, कैविटी है, खाली जगह है। समझ में आया? तो खलिका जगह है जिसमें पूरा पचौनी वचौनी रह रहा है, उसी को हम नॉर्मली पेट बोल दे रहे हैं। लेकिन पेट किसको बोला जाएगा एक्चुअली में? आमाशय को, जो कि एब्डोमिनल कैविटी में है, यानी कि उदर गुहा में है। उदर गुहा इसको हिंदी में बोलते हैं। तो उदर गुहा में है हमारा पेट। किधर है? बाईं तरफ है। कहाँ है? डायफ्राम के ठीक नीचे है। और इसकी भित्ति मोटी होती है।
इसकी भित्तियाँ मोटी होती हैं, जिससे इसमें शिथिलन और संकुचन होता है। मतलब ये फूलता पचकता है, इसे फूलेगा पचकेगा काहे लिए? भोजन को एकदम खबड़ने के लिए। जैसे लहना वहना डालते हैं, गाय को चारा वारा डालते हैं तो उसमें चोकर इसे खबड़ देते हैं, मिला देते हैं। तो वही भोजन को अच्छे से मिलाने के लिए इसकी भित्तियाँ, इसका दीवार ऐसे पचकता फूलता रहता है। और पचकने फूलने के लिए क्या चाहिए? भित्ती मोटी होनी चाहिए, नहीं तो फूट जाएगा। ये गुब्बारे की तरह ही तो है, हमारा पेट जो है वो गुब्बारा है, पेट फट जाएगा। अगर मोटा भित्ती इसका दीवार जो है मोटा नहीं रहेगा तो ये फट जाएगा। इसके लिए इसका दीवार मोटा होता है। ठीक, तो इसकी स्थिति कहाँ है? तो इसकी स्थिति है हमारे डायफ्राम के ठीक नीचे उदर गुहा में बाईं तरफ ये होता है, बाएं साइड में ये होता है। ये बायां साइड है हमारा, समझ रहे हैं? ये बायां साइड। ठीक, तो अब इसमें पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे? हम बोले हैं पहले ही कि ये लेक्चर लंबा हो गया, 48 मिनट हो गए हैं अभी हमको पढ़ते हुए। अभी हम आधे दूर तक पहुँचे हैं, समझ में आया? देखिए, अमाशय, अमाशय जो होता है ये क्या होता है? अमाशय यह उदर गुहा में, उदर गुहा में डायफ्राम के ठीक नीचे क्या है? डायफ्राम के ठीक नीचे जे के आकार का, जे के डायफ्राम के ठीक नीचे बाईं तरफ जे के आकार का होता है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। सबसे चौड़ा भाग है। ठीक, सबसे मोटाया हुआ भाग यही रहता है, फुला हुआ भाग यही रहता है। इसकी भित्तियां मोटी होती हैं, इसकी भित्तियां मोटी होती हैं। इसका दीवार जो है मोटा होता है। क्यों मोटा होता है? जिसके क्या लिखेंगे? जिसके संकुचन और शिथिलन से, यानी फूलने और पचकने से, संकुचन और शिथिलन से भोजन को मथा जाता है। एक चीज अभी हम आपको नहीं बताएं, अभी इसके लिए सॉरी, अभी बता देते हैं। मथा जाता है, ठीक, बता देते हैं। अभी पहले इस पेट में हम पाचन कर लें, उसके बाद बताते हैं आपको थोड़ा सा, जो अभी बता ही देते हैं। देखिए, जो भोजन हमारा मुंह में कूच करके लार बन गया, पूरा अच्छे से लार में लभरा गया, पूरा मिल गया लार में, तो उस अब भोजन को बाहर निकाल के देखेंगे। मान लीजिए रोटी खूब कुछ दिए, लार में मिल गया। अब निकाल के ऐसे हाथ में देखेंगे ना, तो उसी को बोला जाता है बोलस। मतलब मुंह में अगर भोजन का पाचन हो गया ना, तो मुंह में भोजन के पाचन के बाद भोजन को क्या बोला जाता है? बोलस बोला जाता है। बस यही बताना था और कुछ नहीं, कोई बड़ा चीज नहीं था। ठीक, मथा जाता है। अब इसकी भित्तियों में जठर ग्रंथियां होती हैं। इसकी भित्तियों में जठर ग्रंथियां होती हैं। जठर ग्रंथियां, अभी देखिए हो सकता है लाइट भगेगा, बारिश आ गया, थोड़ा सा आपको बाहर से आवाज भी सुनाई दे सकता है, तो तेज आएगा तो। जठर ग्रंथियां होती हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसके दीवार में भी कुछ ऐसे संरचना है जो कि एंजाइम का निर्माण करते हैं, कुछ लिक्विड का निर्माण करते हैं। जैसे हमारे मुंह के दीवारों में हमको दिख नहीं रही हैं कि लार ग्रंथियां हैं, लेकिन वो लार ग्रंथियां हैं जो कि एंजाइम का श्रावण करती हैं। वैसे ही ये पेट के दीवारों में, ये जो अमाशय, इसकी दीवारों में कुछ ग्रंथियां हैं जो कि एंजाइम का श्रावण करती हैं। उन ग्रंथियों को हम क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब जठर ग्रंथियां जो होती हैं, ये क्या करती हैं? जठर रस का स्राव करती हैं। जठर रस का स्राव करती हैं, जठर रस। अब ये जठर रस जो होता है किससे मिलकर के बना होता है? जठर रस
जठर रस का मतलब कि जैसे लार है, लार एंजाइम का मिश्रण है, वैसे ही जठर रस भी एंजाइम का ही मिश्रण है। कई एंजाइमों के मिलने से बनता है जठर रस। इसमें क्या क्या आता है? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है। फिर क्या आता है? पेप्सिन आता है, पेप्सिन। पेप्सिन के बाद क्या आता है? पेप्सिन, उसके बाद आता है आगे पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, और उसके बाद आता है देखिए इसमें क्या क्या होता है। इसमें HCl, पेप्सिन, म्यूकस होता है, उसके बाद लाइसोजाइम होता है। क्या होता है? लाइसोजाइम, सॉरी लाइसोजाइम तो लार में होता है, लाइपेज होता है, सॉरी। HCl, पेप्सिन, और क्या होता है? म्यूकस, म्यूकस और लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? लाइपेज वसा का पाचन करता है। 4 एंजाइम हो गए, और उसके बाद एक एंजाइम होता है रेनिन। रेनिन ये किस में होता है? तो केवल बच्चों में होता है, केवल छोटे बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में, केवल छोटे बच्चों में ये ज़्यादातर होता है, ठीक। रेनिन। तो हमारे पेट में कितने एंजाइम होते हैं? 5 एंजाइमों का मिश्रण पाया जाता है। HCl, पेप्सिन, म्यूकस, लाइपेज, रेनिन। ये म्यूकस आप जानते हैं एंजाइम नहीं है, ठीक, समझ में आएगा। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये क्या है? अम्ल है। ये क्या है? अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये अम्ल है। थोड़ा सा लाइट चला गया बारिश आने की वजह से, अभी बोले हैं कि लाइट जाएगा। देखिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये क्या है? अम्ल है। लाइट धीरा जल रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल है, और ये पेप्सिन क्या है? एंजाइम है। फिर ये म्यूकस क्या है? ये आप जानते हैं कि ये बस भोजन को स्लिपरी बनाएगा, नम करेगा। लाइपेज क्या करेगा? लाइपेज वसा का पाचन करेगा। रेनिन क्या करेगा? रेनिन जो है दूध को दही में परिवर्तित करता है, जिससे दूध का पाचन आसानी से हो पाता है। दूध सीधा पचने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए उसको दही में परिवर्तित किया जाता है, जिससे उसका पाचन अच्छे से हो पाए, ठीक। तो दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है, जिससे उसका पाचन हो पाता है। तो आप यहाँ पे अब आगे हेडिंग लगाइएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कार्य, फिर पेप्सिन का कार्य। यहाँ पे पेप्सिन का हम छोटा सा ही कार्य लिख दे रहे हैं। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन जो है, पेप्सिन पहला हेडिंग पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन को किस में तोड़ता है? पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड किस में तोड़ता है? पेप्टाइड में तोड़ता है। देखिए होता क्या है कि प्रोटीन जो होता है पेप्टाइड चैन का एक बहुलक होता है, मतलब कि अमीनो एसिड मिलता है, पॉलीपेप्टाइड होता है। जैसे देखिए ये होता है यहाँ पे अमीनो एसिड मिल करके चैन बनाया होता है। फिर कई चैन आपस में मिल करके क्या बनाए होते हैं? कई चैन आपस में मिल करके ऐसे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाए होते हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला आपको दिख तो रहा होगा ना, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। तो ये श्रृंखला बने होते हैं कई। अब ये जो होते हैं मतलब बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब एक एक चैन को अलग करना है, तो पेप्सिन क्या करेगा? एक एक चैन को, प्रोटीन के जो अमीनो एसिड के चैन है उन एक एक चैन को अलग कर देगा। तो यही जो है क्या कहलाता है? पॉलीपेप्टाइड चैन। इसमें जो बंध बना होता है एक एक अमीनो एसिड के बीच, इसको बोला जाता है पेप्टाइड बंध। वैसे उतना नहीं समझना हमको, तो बस लिखिए ये क्या करता है? प्रोटीन को किस में बदल देता है? पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है प्रोटीन को। पेप्सिन जो है क्या करता है? पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। किसको? पॉलीपेप्टाइड को प्रोटीन में बदलता है। दूसरा हेडिंग म्यूकस क्या करता है? म्यूकस का थोड़ा ज्यादा काम है। लाइपेज वसा का पाचन करता है। दूसरा लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। वसा को किस में बदलता है? ग्लिसराल और किस में बदलेगा? क्या कहलाता है? वसीय अम्ल और ग्लिसराल में। वैसे बस यहाँ पे लिखिए वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन अभी आगे हम लिखवा देंगे कि ये ग्लिसराल और किस में? वसीय अम्ल में इसका पाचन करता है। रेनिन क्या करता है? रेनिन दूध को दही में बदलता है। रेनिन
अभी रेनिन एंजाइम जो है हम आपको नहीं लिखवाए थे, कहाँ से कि आपके सिलेबस में भी नहीं है, वैसे बस हम आपको बता देते हैं। रेनिन दूध को दही में बदलता है, दही में बदलता है, ठीक। इसीलिए अगर जो एडल्ट होते हैं वो ज़्यादा दूध खा लें तो नहीं पचता है। क्यों नहीं पचता है? उनके अंदर रेनिन नहीं पाया जाता है। छोटा बच्चा जो है कितना हो दूध पी के पचा देगा, कहाँ से कि उसके अंदर रेनिन है जो कि दूध को दही में परिवर्तित कर देगा। तो अब यहाँ पे ये जो है जठर रस हो गए। जठर रस में 3 एंजाइम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हमको किसके बारे में पढ़ना है? HCl और म्यूकस के बारे में पढ़ना है। HCl और म्यूकस के बारे में पढ़ना है। इसको मिटाते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम हट जा रहे हैं ताकि हमारा जो शैडो है वो भी हट जाए, ठीक। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखिए हम जो यहाँ पे किसके किसके बारे में पढ़ना है? HCl और म्यूकस। HCl और म्यूकस, हेडिंग लगाइए HCl। HCl के कार्य क्या लगाएंगे? HCl के कार्य, HCl के कार्य, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कार्य, HCl के कार्य। थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो रहा है, हम समझ रहे हैं, हम बताए हैं पहले ही आपको कि आज का लेक्चर लंबा हो जाएगा। HCl के कार्य, HCl क्या करता है? तो HCl भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। क्या करता है? भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को मारने का काम करता है HCl। उपस्थित बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, मारता है। यह अम्लीय होता है, यह अम्लीय होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप जानते ही अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है अम्लीय होता है। अब ये जो है भोजन का पाचन नहीं करता, बस उसमें क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है भोजन को और ज़्यादा गला देता है। लगभग पाचन ही हुआ, गलाने का मतलब, और जो उसमें बैक्टीरिया रहेंगे उसको मार देगा। अब एक चीज़ होता है इसमें, ये जो पेप्सिन एंजाइम था जो प्रोटीन का पाचन कर रहा था, जो पेप्सिन एंजाइम था प्रोटीन का पाचन कर रहा था पॉलीपेप्टाइड में, वो कब सक्रिय होता है? जब उस पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया होती है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में ही ये एंजाइम जो पेप्सिन है ये सक्रिय होता है। इसे सोया रहता है, प्रोटीन आया जाए कोनो मतलब नहीं रहता उसको। जैसे प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल सोया था, प्रकाश जब तक नहीं आएगा तब तक जल को नहीं तोड़ता था, वैसे यहाँ पे जो ये पेप्सिन एंजाइम है ये ऐसे सोया रहता है, अक्रिय होता है, सक्रिय नहीं होता है, ऐसे अस्कतिया होता है, बैठा रहता है। लेकिन जब इस पे HCl की क्रिया होती है, जब HCl इसके साथ हो जाता है तो ये एक्टिव हो जाता है, जिससे प्रोटीन का पाचन होने लगता है। तो HCl का दूसरा काम क्या है? यह अक्रिय पेप्सिन को सक्रिय कर देता है, अक्रिय पेप्सिन को सक्रिय कर देता है, सक्रिय कर देता है, सक्रिय करता है, ठीक। बस सिंपल सा। अगला हेडिंग लगाइए म्यूकस। क्या लगाएंगे? म्यूकस। म्यूकस, म्यूकस क्या करता है? तो ये हमारे पेट में बस भोजन को लुब्रिकेशन नहीं देता है। अब देखिए ये HCl जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन, ये दोनों मिलके पेटवे को पचाने लगेंगे। सब ये जो है अपने आप को ही पचाने लगेंगे, जिससे निकले हैं उसी को पचाने लगेंगे। मतलब कि अमाशय जो है किससे बना हुआ है? अमाशय जो है मांस से बना हुआ है, मांस मतलब कि मसल से बना हुआ है। तो ये जो है इसमें क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आपके शरीर पे एसिड तनी मनी हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिरा दिया जाए, जलने लगेगा। तो एसिड जो है ये क्या करेगा? अमाशय को क्षयित कर देगा, क्षय कर देगा उसका। और पेप्सिन जो है प्रोटीन जो पेट में है, पेट की दीवारों में, जो अमाशय की दीवारों में जो प्रोटीन है उसका पाचन कर देगा पेप्सिन। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन मिलकर पेट में पचा देंगे सब। भोजन कहाँ आएगा? तो पेट न पचे, पेट का दीवार जो है वो न पचे, अमाशय की दीवार न पचे, इसके लिए इसमें एक लेयरिंग होता है म्यूकस का। हमारे जो लार में जो म्यूकस है उसी टाइप का पेट में भी म्यूकस होता है, और उस म्यूकस का इस पे एक परत चढ़ा होता है, इसकी दीवारों पे एक परत चढ़ा होता है। म्यूकस जो होता है क्षारीय होता है और इसका परत इसमें चढ़ा होता है,
ताकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जब भी इसके संपर्क में आएगा, पेट की दीवार के संपर्क में आएगा, पहले उसको म्यूकस से गुजरना होगा, म्यूकस से के लेयर से। अब मान लीजिए अपने ऊपर आप तेल पोत लेंगे तो आपके ऊपर एक तेल का लेयर हो गया, पानी नहीं आएगा, पानी गिरेगा तो सब नीचे चला जाएगा। ठीक वैसे ही इस पेट के लेयर पे, अमाशय के दीवार पे एक लेयर चढ़ गया है म्यूकस का, और वो लेयर क्या करता है, क्षारीय होता है। जब अम्ल के साथ मिलता है, अम्ल क्षार आपस में मिलते हैं, उदासीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब अम्ल क्षार आपस में मिलते हैं, तो म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में मिलते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं, जिससे पेट की दीवार बच जाती है। और लेयर होने की वजह से पेप्सिन भी पेट की दीवार पे कार्य नहीं कर पाता है, जिससे पेट की दीवारों का, अमाशय की दीवारों का पाचन नहीं होता है। क्या क्या लिखेंगे, यह अमाशय को, अमाशय की दीवारों पर एक परत के, पहले यहाँ पे एक पॉइंट डाल लीजिएगा आप, यह क्षारीय होता है, यह क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। ठीक, यह अमाशय की दीवारों पर एक परत के रूप में होता है, जिससे HCl और पेप्सिन से HCl और पेप्सिन से अमाशय की दीवारों की रक्षा होती है, अमाशय की दीवारों की रक्षा होती है, अमाशय की दीवारों की रक्षा होती है। क्यों? कैसे कि ये पेट में एक लेयर बनाया रहता है। 1 घंटे का आपका लेक्चर हो गया, लग रहा है यहीं पे बंद करना पड़ेगा, आगे चल करके हमको अभी पछाना है ज़्यादा, इसलिए हम सोचते हैं कि ये 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। लेक्चर 2 घंटे का बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप नहीं पढ़ पाएंगे। दीवारों की रक्षा होती है। ठीक, तो अमाशय में एक लेयर होता है, एक मतलब लेयरिंग चढ़ जाती है अमाशय की दीवारों पे, जिसकी वजह से अमाशय की दीवार नहीं पचता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से नहीं जलता है और पेप्सिन के कारण पचता नहीं है। तो ये जो है म्यूकस हमारे अंदर ये काम करता है, ये जो है हमारे अमाशय की दीवारों को बचाता है, और क्या बचाता है, और ये मतलब पेप्सिन से बचाता है, और ये भोजन को नम भी बना देता है। यह भोजन को नम व चिकना बनाता है, नम व चिकना बनाता है। अब देखिए, अब पेट में भोजन 3 से 4 घंटे रहता है। क्या लिखेंगे कि अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे, हावर लिखे हैं, रहता है। थोड़ा सा इंग्लिश भी सही है, ठीक, रहता है, और अच्छे से उसमें पाचन होता है। और अमाशय से भोजन के पचने के बाद उसको बोला जाता है काइम। क्या बोला जाता है? काइम। ठीक, तो अमाशय से भोजन के पचने के बाद उसको क्या बोलने लगते हैं हम? काइम। अमाशय से पचने के बाद, अमाशय से पचित भोजन को काइम कहते हैं, काइम कहते हैं। अमाशय में यानी पेट में भोजन अब पच गया। आप जानते हैं बस पेट में भोजन पचता है, अमाशय में भोजन पच गया, हो गया पाचन। ऐसा नहीं होता है, अभी भी पाचन बाकी है, और पाचन आगे चल करके होगा। अभी ये बाइल जूस निकालेगा, ये क्या निकालेगा? पैनक्रिएटिक जूस निकालेगा, ये इंटेस्टाइनल जूस निकालेगा। 3 ठे अभी जूस की क्रिया होगी, 3 ठे अभी जूस पिएगा भोजन, तब जाके पचेगा, समझ रहे हैं? उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, फिर उसका बहिक्षेपण होगा, भोजन का, पानी का एब्जॉर्प्शन होगा, सब चीज़ें होंगी, ये आगे होंगी। अब हम यहाँ पे ही इस लेक्चर को एंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास बैकअप पावर भी नहीं है, लाइट भी चला गया है, तो जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो भी बैकअप पावर से ही होता है, तो उतना ज़्यादा बैकअप पावर भी नहीं है, और आप जो ज़्यादा देर बैठेंगे तो आपका ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम यहीं पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। हम क्या क्या समझाए हैं एक बार फिर से दोहरा देते हैं। भोजन मुंह से जाता है,
मुंह में थूर कूच होता है दांत से। जीभ जो है उसको लार में मिलाता है, एकदम लपेट देता है लार में। लार में क्या क्या होता है, एमाइलेज, लाइसोजाइम, म्यूकस और जल। एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज शर्करा में बदलता है। माल्टोज शर्करा मीठा होता है, इसलिए रोटी को कूचते हैं तो ज़्यादा मीठा लगने लगता है ज़्यादा देर तक कूचने से। उसके बाद लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को मारता है। आगे म्यूकस भोजन को स्लिपरी बनाता है, चिकना बनाता है। आगे क्या है, जल भोजन को नम बनाता है। ग्रसनी जो है कुप्पी के आकार का एक स्ट्रक्चर है जिसमें कि नासा मार्ग भी खुलता है और भोजन वाला भी खुलता है, यानी कि मुख गुहा भी खुलता है। ये ग्रसनी आगे चल करके दो नली में विभाजित होती है, एक को बोलते हैं श्वास नली, एक को खाद्य नली। खाद्य नली को ग्रसिका भी बोलते हैं। तो खाना को खाद्य नली में भेजना है, खाद्य नली पीछे होता है, ये गड़बड़ चीज़ है। तो अगर खाना खाएंगे तो हो सकता है सांस नली में चला जाए। सांस नली में जाने से रोकने के लिए सांस नली और खाद्य नली के बीच एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, कार्टिलेज का दरवाजा पाया जाता है जो वॉइस बॉक्स होता है उसके ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस बोलते हैं। जब खाना खाते हैं हम घोटते हैं तो एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है, जिससे खाना जो है ग्रास नली में ही जाता है, एसोफेगस में ही जाता है। एसोफेगस में क्रमानुकुचन की क्रिया होती है, यानी कि भोजन का गति होता है, इसे पुचकता फूलता हुआ गति होता है, जिससे भोजन हमारे पेट में अमाशय में पहुंच जाता है। अमाशय में पहुंचने के बाद अमाशय में जठर ग्रंथियां होती हैं और अमाशय की भित्तियां मोटी होती हैं जो कि भोजन को पूरा खबड़ देती हैं। खबड़ने का मतलब उसको पचक फूल करके उसको पूरा जठर रस में मिश्रित कर देती हैं। जठर रस में क्या क्या चीज़ होते हैं, जठर रस में मेनली 5 चीज़ होते हैं। कौन कौन सा एंजाइम होता है, देखिए HCl होता है, म्यूकस होता है, पेप्सिन होता है, लाइसोजाइम होता है और रेनिन होता है। HCl क्या करता है, HCl भोजन को क्या करेगा, भोजन में से बैक्टीरिया को मार देगा, बैक्टीरिया को हटा देगा। उसके बाद ये अम्लीय होता है, HCl जो होता है अम्लीय होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर गए। और ये पेप्सिन को एक्टिव करता है, जिससे प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन किस में होता है, प्रोटीन का पाचन पॉलीपेप्टाइड्स में होता है, पॉलीपेप्टाइड्स में, ठीक। पेप्सिन से प्रोटीन का पाचन पॉलीपेप्टाइड्स में होता है। उसके बाद म्यूकस क्या काम करता है, म्यूकस जो है ये पेट का जो दीवार है, अमाशय का जो दीवार है उसकी रक्षा करता है, किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन से। और क्या करता है, भोजन को स्लिपरी और नम बनाता है, यही इसका काम है। यह भोजन जो है हमारे अमाशय में 3 से 4 घंटे रहता है। रेनिन दूध को दही में बदलता है, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई। और क्या था, लाइपेज क्या करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है, बस वसा का पाचन अभी आगे भी होने वाला है। देखिए प्रोटीन और वसा ये बड़े बड़े अणु होते हैं, कॉम्प्लेक्स अणु होते हैं, इनको पचाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में भी हुआ, पेट में भी हुआ, तो इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पचते जाता है, उतना हार्ड नहीं होता है कार्बोहाइड्रेट पचाना, लेकिन प्रोटीन और वसा पचाना ज़्यादा हार्ड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसका प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ भोजन जो है पेट में पहुँच गया, पेट में 3-4 घंटे रहेगा, इसमें पूरा खबड़ा जाएगा, किसमें, जठर रस में, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह में मिलाया जाएगा, जिससे भोजन पच जाएगा। अभी पूरा तरीका से नहीं पचेगा, कुछ का इसका पार्ट पच जाएगा। उसके बाद जब ये पेट से पच के निकलेगा और छोटी आंत में आएगा, तो पेट से पच के निकलने के बाद इस भोजन को अब कायम बोलेंगे। जैसे मुंह से निकलने के बाद उसको क्या बोल रहे थे, बोलस बोल रहे थे, वैसे पेट से निकलेगा, अमाशय से निकलेगा तो उसको कायम बोला जाता है। अब कायम को आगे लेके चलना है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के चलेंगे। अगर इस लेक्चर में लेकर के चले तो बहुत लंबा लेक्चर खींच जाएगा, उसके बाद हमारा बैकअप पावर भी बहुत कम ही है। तो आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए जाकर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, नोट्स मिल जाएगा, वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।